आज मैं अपनी एक पुरानी कहानी सुना रहा हूँ जो हाल ही में छपी है। दोबारा छपी है ये कहानी। आग्रह पर प्रेम कहानी है ये। प्रेम विशेषांक से एक पत्रिका सरस्वती सुमन निकलती है, उसके लिए विशेष आमंत्रण था प्रेम कथाओं का। तो उस प्रेम कथा के रूप में मेरी ये कहानी छपी है, जिसका शीर्षक है मौन स्वीकृति। तो प्रारंभ करता हूँ कहानी। ट्रेन तेज गति से दौड़ी जा रही थी। पेड़ पौधों के झुरमुट, टीले, रेगिस्तान, नदी नाले और हरे भरे मैदान तथा गांव, कस्बे, शहर इत्यादि सब कुछ पीछे छूटते जा रहे थे। खिड़की के पास बैठा राकेश एक एक करते उन पीछे छूटते जा रहे दृश्यों पर एक दृष्टि डाल उन्हें दिमाग के कोने में स्मृतियों के रूप में भरता जा रहा था। शीतल हवा के झोंकों से बीच बीच में उसे नींद भी आ जा रही थी। इस दौरान उसे क्षणिक पछतावा होता कि इतनी दूरी के दृश्य वह नहीं देख सका, पर अगले ही पल वह पृथ्वी के विस्तृत धरातल को इस क्षणभंगुर जीवन में पूरा न देख पाने की सोच मन को एकाग्र कर लेता। इस रेल मार्ग से आज वह पहली बार एक नए शहर में जा रहा है। उसका मन यह सोचकर बल्लियों उछल रहा था कि उसकी मुलाकात विख्यात कवयित्री कमला जी से होनी थी। बीच बीच में वह खिड़की के बाहर से दृष्टि मोड़कर ओवरकोट की जेब में हाथ डालकर कमला का पत्र निकालकर देख लेता था। एक नज़र देखने मात्र से मन संतुष्ट होता कि चलो पता सही सलामत है। घर से तो वह उस पत्र को सूटकेस में रखकर चला था, पर स्टेशन आने पर विचार आया कि कहीं रास्ते में सूटकेस गायब भी हो जाए तो ओवरकोट की जेब में तो पत्र सुरक्षित रहेगा। और यह सोचकर उसने पत्र को सूटकेस से निकालकर ओवरकोट की जेब में रख लिया था। अब तो कई बार उस पत्र को पढ़ने मात्र से वह संक्षिप्त पता यानी कमला निवास, गली नंबर 72, गणेशपुरा उसे याद हुई हो चुका था। उसे कभी यह विचार आता कि यदि अली बाबा 40 चोर के कासिम के सिमसिम शब्द की तरह वह पता भूल भी जाए और किसी जेब कतरे द्वारा रुपये के भ्रम में यह पत्र भी उड़ा लिया जाए, तो भी कमला कोई ऐरे गैरे थोड़े है। अभी इसी माह की एक साहित्यिक पत्रिका में तो उसकी कविता छपी है। किसी भी बुक स्टॉल पर एक नज़र देखने मात्र से कविता के नीचे छपा स्पष्ट पता स्मृति में आ सकता है। पत्र पत्रिकाओं में छिटपुट रूप से थोड़ा बहुत लिखते रहने के कारण राकेश को भी अच्छे कवि के रूप में जाना जाता है। राकेश की छपी एक कविता की प्रशंसा में पत्रिका में छपे उसके पते को पढ़कर कमला ने ही तो सर्वप्रथम पत्र लिखा था। फिर तो पत्रों का आदान प्रदान ऐसा शुरू हुआ कि अब तो राकेश की आंखों में हर समय कमला ही समाई रहती है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, वह हर समय कमला के बारे में ही सोचा करता है। पत्र पत्रिकाओं में कमला की प्रेम भरी दिल के तारों को झंकृत करने वाली सरस कविताओं को पढ़कर राकेश का दिल गहराइयों में डूबने उतर आने लगता है। कभी कभी तो राकेश यह भी सोचता, जिसकी लेखनी में इतनी सरसता है, फूलों की सुगंध युक्त प्रत्येक अक्षरों रूपी पंखुड़ियों में इतनी कोमलता है, उस कवयित्री का सौंदर्य कितना मोहक होगा। और राकेश दूर होते हुए भी अपनी स्मृतियों में कमला का खूबसूरत चेहरा बसाए हुए कल्पनाओं में भाव विभोर हो मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जिस दिन राकेश को कमला का पहला पत्र प्राप्त हुआ था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसका पत्र तो संक्षिप्त ही था, पर भावपूर्ण था। फिर तो वह दिन और आज का दिन, पूरे 5 वर्षों का लंबा अंतराल गुजर गया पत्रों का आदान प्रदान होते। अब तो उन दोनों में के पत्रों में प्यार की चर्चाएं खुलकर होती। दोनों के शहर में काफ़ी दूरी का फासला होने पर भी दो अनजान चेहरों का हृदय अब एक हो चुका था। राकेश को कमला का पत्र मिलने में जरा भी देर होती तो मन में तरह तरह की भावनाएं उठने लगती। यही हाल कमला का भी था। राकेश के अम्मा, बाबूजी और भैया भाभी सभी तो जानते थे कि उसके पास किसी विख्यात कवित्री का पत्र आता है। धीरे धीरे सभी को यह भी पता चल गया कि राकेश से वह प्यार भी करने लगी है। अब वे दोनों आपस में शादी भी करने के लिए तैयार हैं। इस बात का किसी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। एक दिन तो राकेश ने अपने पत्र में सब्र का बांध ही तोड़ दिया और साफ साफ लिख दिया कि वह उसके शहर आकर उससे मिलना चाहता है और शादी की तिथि भी निश्चित करना चाहता है। प्रत्युत्तर में कमला ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए अपने शहर में घर तक पहुंचने का विस्तृत विवरण प्रेषित कर दिया। धीरे धीरे वह नियत तिथि नज़दीक आ गई और राकेश द्रुत गति वाली ट्रेन से चल पड़ा था अपनी रूप यौना प्रेमिका कमला से प्रथम मुलाकात के लिए। राकेश के स्मृति पटल पर रह रहकर एक अनजान नवयौवना का चेहरा उभर रहा था। मन तरह तरह की कल्पनाओं के सागर में डूबता जा रहा था। प्यार के क्षणों की सुखद अनुभूतियाँ उसके मन को भाव विभोर कर रही थी। वह मन ही मन सोचता, जब वह कमला के यहाँ पहुँचेगा, दरवाज़ा शायद बंद होगा तो
उस पर वह दस्तक देगा, संयोग से कमला ने ही दरवाज़ा खोला, तब वह किस प्रकार उससे मिलेगा। वह स्वयं एक नवोदित रचनाकार होकर घनी काली जुल्फों को लहराती, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठों पर मुस्कान झलकाती, चांद से चमचमाते ललाट पर बिंदियाँ चमकाती और गोरी गोरी कलाइयों में चूड़ियाँ खनकाती उस नवयौवना कवित्री से सर्वप्रथम कौन सा संबोधन प्रयोग करेगा वो, और किस तरह अपना परिचय देगा। सहसा राकेश ने खिड़की पर नजर डाली। ट्रेन किसी बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी थी। अरे, उसे यहीं पर तो उतरना है। उसका दिल अगले ही पल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ट्रेन से फौरन उतरकर प्लेटफार्म पर आ गया। यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ शोरगुल करती इधर उधर आ जा रही थी। राकेश की दृष्टि जब भी उस भीड़ में किसी कुंवारी नवयौवना पर पड़ी, उसका दिल यह सोचकर धक से कर जाता है कि कहीं यही न उसकी रूप की मलिका कमला हो, उसे लेने के लिए स्टेशन आई हो। वह देर तक प्लेटफार्म की उस भीड़ में अनजान नवयौवनाओं को देख अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाता रहा, पर किसी कुंवारी नवयौवना ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। अगले ही पल वह सड़क पर आ गया जहां से उसे रिक्शा पकड़ना था। थोड़ी ही देर बाद राकेश रिक्शे पर बैठ चुका था। रिक्शे वाला घंटी टुनटुनाते सड़क पर असंख्य वाहनों के साथ तेज गति से चलते गलियों और चौराहों को पार करते गली नंबर 72 गणेशपुरा की ओर चला जा रहा था। सहसा रिक्शे वाले ने खामोशी भंग करते हुए कहा, बाबूजी, उसी कमला निवास तक जाना है ना, जहाँ एक कवित्री जी रहती हैं। राकेश ने धड़कते दिल से हाँ कहते हुए रिक्शे वाले से पूछ बैठा, क्या तुम उन कवित्री जी को जानते हो? रिक्शे वाले ने हंस कर कहा, और नहीं तो क्या बाबूजी, भला इतनी मशहूर कवित्री जी को नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा। उनसे मिलने तो अक्सर ही कोई न कोई जाता रहता है, क्योंकि वह स्वयं जो किसी से मिलने नहीं जा सकती। रिक्शे वाले ने अपना वाक्य पूरा ही किया था कि गली नंबर 72 गणेशपुरा का कमला निवास बिल्कुल नज़दीक आ गया। वह उससे यह भी नहीं पूछ सका कि भला वो कवित्री जी स्वयं दूसरों से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती। फिर वह स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, विख्यात लोग किसी अहरे गहरे से मिलने के लिए कहीं जाया करते हैं। कमला निवास के गेट पर उतरकर राकेश ने रिक्शे वाले को किराए के पैसे थमाए। वह वापस जिस रास्ते से आया था उधर ही ताबड़तोड़ पैदल मारते हुए घंटी टुनटुनाती चला गया। राकेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब वह दरवाजे पर दस्तक देगा तो शायद कमला ही दरवाज़ा खोलेगी। अगले ही पल उसने धड़कते दिल से दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। 1-2 मिनट के इंतजार के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली अधेड़ उम्र की एक औरत थी। राकेश से नज़र टकराते ही उसने एक साथ 2 प्रश्न किए, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। राकेश समझ गया यह कमला की नौकरानी होगी। फिर भी उसने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, मेरा नाम राकेश है, पटना से आया हूँ, कमला जी से मिलना है। राकेश ने उसके प्रश्न के उत्तर में अपना नाम अतिरिक्त रूप से बता दिया। इसका जब उसे आभास हुआ तो लगा जैसे किसी इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है। उसके उत्तर पर औरत मौन रही। राकेश अगले ही पल अटैची हाथ में थामे उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक चला गया। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में राकेश ने जो कुछ देखा उसका हृदय सन्न रह गया। जबड़े भींच से गए, आंखों की पलकें खुली की खुली रह गईं। अभिवादन के लिए किसी तरह हाथ ही उठ सके, मुंह से बोल तक नहीं फूट सके। मेज से लगी कुर्सी पहिएदार थी जिस पर विख्यात कवित्री कमला जी बैठी थीं। उम्र यही कोई 35-40 के आसपास। सांवला रंग, उलझे हुए बाल, सूना ललाट, काले काले मोटे मोटे होंठ, चेहरे पर चेचक के अनगिनत धब्बे और दोनों पैरों से पूर्णतया विकलांग यानी दिव्यांग। राकेश अपनी कल्पनाओं की रूप यमुना कमला को देखकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध सा रह गया, पर उसने अपने चेहरे पर वैसा कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि रूप और गुण में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। वह रूप और यौवन किस काम का जिसमें गुण ही न हो। वह रूप और यौवन किस काम का जिसमें गुण ही न हो, पर वह गुणवान काया जिसको सृष्टिकर्ता ने रूप नहीं प्रदान किया जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। रूप और यौवन के ललक ने राकेश की भावनाओं को परे धकेल दिया और गुणों पर हावी उसकी भावनाओं ने विजय हासिल कर दी। वह देर तक कमला से बातें करता रहा। कमला की नौकरानी उस अधेड़ औरत ने उसकी खूब आवभगत की। सुबह हो चुकी थी। राकेश को अपने शहर वापस लौटना था। कमला जब भी राकेश की आंखों में झांक कर कुछ समझने का प्रयत्न करती, राकेश की नज़रें झुक जाती। वह शून्य में खो सा जाता। उसकी ट्रेन का समय कुछ ही समय के बाद था। उसने चलने के लिए हाथ में अटैची उठाई ही थी कि कमला ने अपनी सूनी आंखों से राकेश की पुतलियों में झांक कर पुनः कुछ जानना चाहा। राकेश को तब लगा शायद कमला की जिंदगी में इस तरह के क्षण अनगिनत बार आए हैं और हर बार उसकी आंखों में वही निराशा की किरण ही समाती रही है। राकेश ने निर्णय लिया
कि इस बार वह इन सुनी आंखों में आशा के किरण भर जाएगा और कमला को अपनी जीवन संगिनी अवश्य बनाएगा। वह चलते चलते मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं कर सका, पर उसके होठों पर मौन स्वीकृति के भाव स्पष्ट झलक रहे थे, जिसे कमला भली प्रकार भांप चुकी थी।